मित्रों, आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, जय जगत। मित्रों, आज हम लोग कोरोना काल के बाद का जो समाज दिखता है उस पर बात करने बैठे हैं, यानी कोरोना के बाद का समाज। तो एक स्पष्टता मैं ये कर दूं कि कोरोना के बाद का कोई काल आने वाला नहीं है। ये कोरोना काल है और कोरोना काल चलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कोरोना ना तो पहला है और ना अंतिम है। आगे अलग अलग नामों से और चीज़ें आ सकती हैं। कुल मिलाकर ये कहने का हमारा अर्थ है कि इस तरह के संकट लगातार आएंगे अगर हम चीज़ों को बदल नहीं पाए तो। जरा गौर से देखें कहाँ ये संकट पैदा हुआ। उन इलाकों में पैदा हुआ जिन इलाकों में समृद्धि चरम पर है और इस सभ्यता को उस समृद्धि का अहंकार भी है, तो वहां से कोरोना पैदा हुआ। मैं अभी इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा कि ये मानवकृत है या प्राकृतिक है या जानवरों से आया। ये जांच का विषय है, आगे जांच होगी, चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये वायरस है, वायरस आया और वहां आया जहां समृद्धि चरम पर है और सभ्यता के का अहंकार जहां एकदम मौजूद है, वहां हुआ। क्यों हो गया ऐसा? ऐसा इसलिए हो गया शायद कि हम एक ऐसे जीवन दर्शन की तरफ बढ़ गए जिसने हमको बार बार ये सिखाया कि जीवन का उद्देश्य मात्र भोग है। खाओ पियो मौज करो। मैं भोग के खिलाफ नहीं हूँ। भोग तो जीवन की आवश्यकता है, शुभ भोग, अच्छा भोग। इस तरफ सोचा नहीं हमने और एक जीवन दर्शन मेरे सामने आया कि जिंदगी का मतलब है खाओ पियो मौज करो। और इसमें से जो चीजें आई उसका हुआ। लेकिन मैं आज कोरोना काल के बाद जो चर्चा करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। 2 गज की दूरी का सवाल है, कोरोना के साथ जीने का सवाल है, ये सारी बातें कही जा रही हैं। वो सब तो करनी ही पड़ेगी, वो चलेगी। संकट क्या था? संकट ये था कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा था। धरती का ताप बहुत ही बढ़ रहा था, प्रदूषण बढ़ रहे थे, पर्यावरण बढ़ रहे थे और पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा था। एलपीजी की पूरी नीतियां, ये जो निजीकरण का, वैश्वीकरण का पूरा विचार था, उदारीकरण का, ये विफल हो रहा था। आप गौर से देखें, कोरोना काल के बहुत पहले जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे और ट्रंप उम्मीदवार थे, जीत के बाद उन्होंने जो पहला भाषण दिया, उन्होंने बात बहुत साफ साफ कहा कि बी अमेरिकन एंड बाय अमेरिकन। मैं इस बात की चर्चा कोरोना के संदर्भ में इसलिए करना चाहता हूं कि मित्रों, इसमें हिंदुस्तान का भी सवाल जुड़ा हुआ है। अब ये जितने नाना प्रकार की हिंसा, जनसंख्या का विस्फोट, पूंजी का पाप, नशा, व्यभिचार, अश्लीलता, आप जितनी गंदगियां देख सकती हैं एक सांस्कृतिक जगत की,
वो सारी चीजें सभ्यता के विकास के चरम पर पहुंचे हुए इलाकों में आपको बदस्तूर चलता हुआ दिखेगा और वहां से कोरोना का विस्फोट होता है। मित्रों, लंबे समय से पूरी दुनिया में हमने विज्ञान में बहुत सारी चीजें प्राप्त की हैं और एक ऐसी स्थिति तक हम पहुंच गए हैं जो कह सकते हैं कि अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो हम पूरी दुनिया को सुखी संपन्न बना सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम पूंजी के होड़ में शामिल हैं और इसके आधार पर जो राजनीति अर्थनीति खड़ी हुई है वो इस बात के लिए हमको विवश करता है कि हम विकास के एक ऐसे मापदंड को सामने रखें जिसमें विकास तो चरम पर होगा लेकिन थोड़े से लोगों का होगा और बाकी लोगों की कुर्बानी होगी, बाकी लोगों को कुर्बानी देनी होगी। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये सवाल मेरे मन में आया है, आप लोग भी विचार करके देखें। जो हम सरकारें देख रहे हैं, दुनिया की सरकारें हों या भारत की राज्य की सरकारें हों, किसी दल की हो, क्या ये सरकारें स्वतंत्र हैं? क्या ये फैसले जितने लिए जा रहे हैं सभी सरकारें ही ले रही हैं या कोई है कोरोना की तरह का कोई अदृश्य ताकत जो फैसला ले रहा है और हम मानने के लिए विवश हो रहे हैं? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपके सामने कि पूरी दुनिया में पिछले 50 सालों में, खास करके 30 सालों में जब ये एलपीजी की बात आई तो बाजार एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आया। मैं बाजार के विरुद्ध नहीं हूं, मैं तो केवल कह रहा हूं कि ये जो बाजारीकरण हुआ हर चीज का, मुनाफाकरण हुआ हर चीज का, इसका परिणाम ये निकला कि सरकारें एक तरह से उनके सामने घुटना टेक चुकी हैं और ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, विश्व बैंक के रूप में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूप में, ऐसे दर्जनों आपको मिल जाएंगे जो एक गाइडलाइन तय कर रहा है आज और उसके लिए वो विज्ञान को सामने रखकर बात कर रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी सामान्य आध्यात्मिक व्यक्ति भी जो सामान्य चेतना का होगा वह भी विज्ञान के खिलाफ नहीं होगा। मशीन के खिलाफ कोई पागल ही जा सकता है, लेकिन मशीनीकरण एक दूसरी बात है। तो ये जो पूरा टेक्नोलॉजी का पूरा खेल हुआ दुनिया में, खास करके पिछले 100 साल में, 150 साल में, उसने मनुष्य की रचनात्मकता, मनुष्य के अंदर की पूरी चेतना को ही उलट पुलट कर रख दिया। मित्रों, मैं इस कथा में आपको इसलिए नहीं ले जाना चाहता हूं कि कोरोना के काल के बाद जो सब लोग बोल भी रहे हैं, शायद लंबा समय तक हमको आपको जीना सीखना पड़ेगा। अब जीने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते तो हैं जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे थे उसको आगे जारी रखें। अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक भोग, किसी भी तरह से ज्यादा उत्पादन, तो एक ये पद्धति हम अपनाए रखें और इसको केंद्रित बनाए रखें। इसके लिए जो जरूरी राजनीतिक इंतजाम करने हैं वो भी हम केंद्रित करते रहें। अगर हम भारतीय संदर्भ में भी विचार करें इन चीजों पर तो आप देखेंगे कि आजादी के जमाने में भी 3 विचार, 3 बड़े लोग इस देश के जो विदेशों से ज्ञान प्राप्त करके आए, मैं नाम लेना चाहूंगा। एक सावरकर साहब आए जिन्होंने राष्ट्रवाद को अपने लड़ाई का एक मोहरा बनाया, औजार बनाया। पंडित नेहरू जी आए बाहर से पढ़कर, समाजवाद उनके लिए एक जीवंत विचार सामने बन के आया। क्या एक तीसरा व्यक्ति जो खुद भी लंदन से पढ़ के लौटा था, उसका नाम था महात्मा गांधी, जिसने मनुष्य को केंद्र में रखकर विचार किया। क्या ये राष्ट्रवाद के विरोधी थे? क्या ये समाजवाद के विरोधी थे? मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्र के या समाजवाद के विरोधी थे, बल्कि वो मानते थे कि ये राष्ट्रवाद हो या समाजवाद का सवाल हो, वो मनुष्य को केंद्र में रखकर सोचना चाहिए। तो हमने जो विकास की पद्धति अपनाई उसमें उत्पादन के स्तर पर, उपभोग के स्तर पर, विनिमय के स्तर पर, वितरण के स्तर पर
हमने उन्हीं चीज़ों को अपनाया जिसमें मनुष्य गायब हो गया, हमारी आवश्यकताएं बढ़ाई गई। तो मेरा अपना मानना है कोरोना के बाद का जो समाज बनेगा, 2 गज जमीन की दूरी वो रखनी पड़ेगी आपको। एक मास्क लगाने का सवाल है। हम लोग बचपन में गांव घर में जब रहते थे तो गाय के बछड़े के मुंह में एक लगाया जाता था रस्सी का बनाकर, उसको जावी बोलते थे। तो मनुष्य को भी अब जावी लगाना पड़ेगा। इसका विकल्प हमको तलाशना चाहिए, और विकल्प अगर तलाशें तो बहुआयामी और बहुउपयोगी गमछा, तौलिया ये हमारे लिए कारगर औजार हो सकता है। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो पूरी कोशिशें हुई हैं कोरोना के बाद का समाज, जिसमें बहुत सारी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, तभी आप कोरोना जैसी चीज़ों से बच पाएंगे। उन शर्तों में कि पीछे की जो कथा मुझे दिखती है कि पिछले सदी में या पिछले समय में पूरी दुनिया में हथियारों का होड़ चला और शराब उद्योग का होड़ चला। शायद पूंजी भी इसी 2 उद्योग में सबसे ज़्यादा दुनिया भर का लगा हुआ है। अब ये एक संतुष्टि के बिंदु तक चला जा रहा है। तब क्या होगा आगे? सरप्लस वैल्यू कहाँ से मिलेगा, मुनाफा कहाँ से मिलेगा? तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा बाजार पैदा होने वाला, जिसको आप कह सकते हैं इम्यून बेस्ड मेडिकल सिस्टम, इम्यून बेस्ड मेडिकल मार्केट। और अब देखेंगे आप कि ढेर सारी कंपनियां सामने आ जाएंगी जो इस बात का दावा करेंगी कि आत्मा ही केवल अमर नहीं है, बल्कि इस शरीर को भी अमर बनाया जा सकता है, ठीक रखा जा सकता है। अगर आपका इम्यून ठीक हो सकता है, इम्यून तब ठीक होगा जब आप हमारी दवाई, हमारा प्रोडक्ट आप उपयोग करें। तो इस तरह की चीज़ें आगे होने वाली हैं। मित्रों, एक रास्ता है कि हम इम्यून बेस्ड मेडिकल सिस्टम को माने और बाजार के उत्पादों पर जीना शुरू करें। ये पूंजी का खेल है। पूंजी कहाँ से लाएंगे, ये सवाल बनेगा। आज भी दुनिया में तमाम विज्ञान के दावों के बावजूद, तकनीकी विकास के बावजूद, हम देख रहे हैं कि 80% से ज़्यादा लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, अभाव के साथ जीने को विवश हैं। उनकी आंखों में एक ललक है, बाजार में जाते हैं, कई चीज़ें उनको लगती हैं कि हमको खरीदना चाहिए, जेब में पैसा नहीं है। ये जो ललचाती हुई बाजार व्यवस्था है, क्या हम आने वाले समय में इसी पर निर्भर रहेंगे, या हम अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को आधार बनाकर एक नए प्रकार के उत्पादन पद्धति का, नए प्रकार के वितरण की पद्धति का, नए प्रकार के उपभोग की पद्धति का विकास करेंगे? ये 2 रास्ते हमको कोरोना के बाद दिखता है, कोरोना के बाद का जो समाज बनता हुआ दिखता है। तो एक तरफ 80% आबादी जो अभावग्रस्त है, लेकिन वो विवश नहीं है। मित्रों, मैं एक दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना के बाद का जो समाज बनेगा, शायद मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि पिछले 19वीं सदी में, 20वीं सदी में पूरी दुनिया ने अन्याय का प्रतिकार किया, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद हुई और एक प्रतिरोध की ताकत दुनिया में पैदा हुई। उसने नए सपने पैदा किए दुनिया में, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई का सवाल हो, चाहे समाजवादी साम्यवादी आंदोलनों का सवाल हो, चाहे अम्बेडकरवादियों का सवाल हो, लड़ाइयाँ लड़ी गई। अब कोरोना काल के बाद जीवन बचाने के नाम पर और जीवन बचाने के लिए जो जरूरी भी है, एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी शर्तें आपके सामने अमूर्त रूप से होंगी जिसमें आप सामूहिक अभिक्रम नहीं कर सकते हैं। सामूहिक रूप से न तो विरोध के लिए उतर सकते हैं, न सभाएं कर पाएंगे, न गोष्ठियां कर पाएंगे। तब आपके लिए कोरोना के बाद का जो समाज है, उसमें आपके लिए चुनौती होगी कि अन्याय का अगर प्रतिकार भी करना होगा तो हम कौन सा रास्ता खोजेंगे। अगर इन सब चीज़ों को देखें गौर से, तो ये बुढ़ा जिसने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं पता उन्होंने इस तरह से सोचा था कि नहीं सोचा था, वो तो वही बता सकते थे, लेकिन उनके पूरे कार्यक्रम में 2 चीज़ें बड़ी मज़ेदार दिखती हैं मुझे। एक तो वो कहते हैं
कि जीवन की बुनियादी जरूरतों को रचनात्मक तरीके से उत्पादन पद्धति को विकास करते हुए हम पूरा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं। तो रचना और सत्याग्रह का जो ये मेल है, हमको इस पर शायद गौर करना पड़े कोरोना काल के बाद। मित्रों, कुछ थोड़ी सी हम सामूहिक बातें करना चाहते हैं कि इस दौर में जो कुछ हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि शहरों से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं केवल भारत में हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं इटली में हो रहा है, स्पेन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। लोग शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं। कुछ जो तथ्य सामने आए हैं उसमें से अगर गौर से देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर बहुत ही कमजोर पड़ रहा है, या असर दिख भी रहा है तो वो लोग जाकर असरकारी हो गए हैं जो बाहर से आए हैं, शहरों से आए हैं। एक दूसरी मजेदार चीज है कि अगर हम देखें गौर से तो जो स्त्रियां हैं उनका संक्रमण कम है पुरुषों के मुकाबले। आखिर क्या संकेत मिल रहा है कोरोना काल के बाद का समाज क्या संदेश दे रहा है? इसका संदेश बहुत साफ साफ है कि जिसने भी सभ्यता की गिरावट के साथ जीना नहीं सीखा है वहां कोरोना का कहर कम है, और जो सभ्यता की गिरावट में शामिल हो गए हैं वहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा है। तो कोरोना काल के बाद शायद समाज संचालन में मुझे लगता है कि स्त्री शक्ति की एक बड़ी भूमिका बन सकती है। रिवर्स माइग्रेशन, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। कौन भारतीय होगा जो आत्मनिर्भर होना नहीं चाहेगा? हम भी चाहते हैं भारत आत्मनिर्भर हो जाए। स्वदेशी की बात बहुत चर्चा में भी आई है, लोकल को वोकल करने की बात कही जा रही है। ये सारी बातें हो रही हैं, आखिर इसका निहितार्थ क्या है? इस पर गौर अगर हम नहीं करेंगे तो कोरोना के बाद के समाज की चुनौतियों को हम समझ नहीं पाएंगे और शायद हम मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। मैं केवल मेरे मन में एक सवाल आया है कि आप देखें कि पूरी दुनिया में गोरखपुर से गुवाहाटी तक का जो इलाका है, वाराणसी से लेकर गंगा सागर तक का जो इलाका है, ये इलाका आज के तारीख में भी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, और पूरी दुनिया के पूंजी के खिलाड़ियों की नजर इस संसाधन पर है। नेपाल तक को अगर आप जोड़ लें तो, तिब्बत तक अगर जोड़ दें तो देखें आप, इन प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी नजर है। और इस नजर पर को ध्यान में रखते हुए शायद तब लगता है, एक बार मन में प्रश्न आया था कि आखिर मोदी जी वाराणसी से ही चुनाव क्यों लड़े। अब समझ में आ रहा है कि इन इलाकों में एक ऐसे लीडरशिप को आना था जिसकी बात जनता सुने, और रिवर्स माइग्रेशन के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है और जिस तरह से भूखमरी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल खड़ा हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में लोकल को वोकल करने के इस पूरे आयाम के साथ एक ऐसी पद्धति का विकास हो जाए कि सारे जो शहरों में समस्याएं उत्पन्न करने वाली इंडस्ट्रियां हैं उसको इन इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाए। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुना है। मैंने देखा वो कह रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, श्रम की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस तरह की तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। वो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इन इलाकों में, एशिया माइनर में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है इस इलाके में, सबसे ज्यादा दुनिया के स्तर पर मीठा जल है इस इलाके में, और अगर हम कुछ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को सही माने तो इस इलाके में हिंडालियम, यूरेनियम और तेल की भी संभावनाएं हैं। पानी सवाल है, उस पर भी संभावनाएं हैं। सोलर एनर्जी का सवाल है, उसकी भी संभावनाएं हैं। कहीं इन चीजों पर नजर तो नहीं है प्राकृतिक संसाधनों को के दोहन के लिए? इस पर गौर करने की जरूरत है। शायद कोरोना काल के बाद का जो समाज बनेगा उस समाज में आपको इन चीजों पर सोचना पड़ेगा, और इन तमाम चीजों का प्रभाव कला पर, संस्कृति पर, सभ्यता पर,
हमारे रहने सहने खाने उठने बैठने चलने फिरने सारी चीजों पर जो प्रभाव पड़ेगा, तब हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता है कि हम पुराने रास्तों को पर ही चलते रहें और उसी जद्दोजहद में फंसे रहें। तो कोरोना के बाद कोई टरोना वायरस आ जाएगा, टरोना से काम नहीं चलेगा तो मरोना वायरस आ जाएगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है, अपना हाथ जगन्नाथ, हम इस बात को कहें कि हम अपने बूते अपने जीवन को गढ़ेंगे। और आज जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लॉकडाउन का प्रश्न हो, गांव में पलायन होकर आ रहे लोगों का प्रश्न हो, आप देखें, बड़े गौर से देखें कि जो हमारा ग्रामीण समाज है, जो हमारा देशज समाज है, उस समाज में कोरोना से मुकाबले के लिए किस तरह की प्रतिबद्धता पैदा हो रही है। तो कोरोना के बाद का समाज, एक रास्ता है कम केंद्रित अर्थनीति, अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक भोग, अत्यधिक उपभोग, बाजार मुनाफा आधारित चीजों की तरफ बढ़ते रहें। दूसरा रास्ता है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए हम नए सिरे से सोचें और जो इम्यून इंडस्ट्री पैदा होने वाला है, उस इंडस्ट्री में हम कैसे बचेंगे, क्योंकि इम्यून इंडस्ट्री में हमारे लिए कोई जगह नहीं बनने वाली है। हमको निश्चय ही प्रकृति के साथ जीना सीखना पड़ेगा, हमको निश्चय ही प्रकृति पर निर्भर होना पड़ेगा, तो वो जीवन हमारा संयम का ही जीवन हो सकता है। हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि अभी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ की बात की गई है। भाई, ये लिक्विडिटी जो देने की बात हो रही है, कैश का प्रवाह बाजार में कैसे पैदा हो, ये उसका हिस्सा है। अभी 20 लाख करोड़ का एक आया है पैकेज, और अगर चीजें आगे बढ़ती गई तो हो सकता है कि 30 लाख करोड़ का भी पैकेज जाए। कोरोना के बाद के समाज में जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये जो हमारे लोग आ रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन के चलते, करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, उनको कहाँ हम नियोजित करेंगे। वो अपने साथ कुछ अच्छाइयां भी लेकर आ रहे हैं। वो सब खत्म हो गए, और खत्म कोई अचानक नहीं हो गए। ऐसा नहीं था कि हम असभ्य थे। हमको बार बार ये कहा गया कि हम असभ्य हैं, लेकिन हम थे नहीं असभ्य। हमने वो सारी चीजें खोई हैं, हमको विवश किया गया है। और आप देखेंगे इतिहास को उल्टा के, तो ब्रिटेन जैसे देश में तो गांव को गोली से चलाकर उजाड़ा गया था, बुलडोजर चले थे वहां। ये तो चलिए एक अच्छी बात है। भारत जैसे देश में, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चीजें तय होती हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है कि ये रिवर्स माइग्रेशन क्या केवल कोरोना से उपजी हुई बात है, या पिछले 15 सालों से भारत में 20 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का, ग्लोबल इकोनॉमी बनने के सपने का जिस तरह से ये हो रहा था, पूरा शोर मच रहा है, उस शोर का रिजल्ट तो नहीं है कहीं रिवर्स माइग्रेशन। कि कोरोना ने एक अवसर दे दिया कि हम रिवर्स माइग्रेशन को और ज्यादा तेज करते हैं। इतना ज्यादा एक आतंक कोरोना का हो गया है। एक तरफ मनुष्य के सामने भूख मौत के रूप में खड़ी है, दूसरी तरफ कोरोना के रूप में खड़ी है। ये दो मौत सामने खड़ा हो तो किसका दिल नहीं दहल जाएगा। तो ये दहले हुए लोग, डरे हुए सहमे हुए लोग जो आ रहे हैं गांव की तरफ, इसको कैसे हम नियोजित करेंगे, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी कोरोना काल के बाद। एक रास्ता है पुराने रास्ते पर चलने का कि ज्यादा से ज्यादा उपभोग, खाओ पियो मौज करो, और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, ये सारी चीजें। दूसरा रास्ता है प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए एक ऐसी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना खड़ी करना जिसके आधार पर हम कह सकें कि हम मशीन वाले हैं लेकिन मशीन के गुलाम नहीं हैं, जिसके आधार पर हम कह सकें
कि सरकार और बाजार हमको गुलाम नहीं बना सकती है। ये जो पूरी चुनौती है, ये कोरोना के बाद की चुनौती है, और कोई भी चिंतनशील नागरिक होगा, विवेकवान नागरिक होगा, उसके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि कोरोना के बाद का जो समाज बन रहा है, उस समाज में हम क्या कर पाएंगे और जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो मित्रों, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। 5 पिलर गिनाए गए थे ढांचागत विकास का, जो 15-20 वर्षों से हो रहा है भारत में। 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही हैं। मजेदार बात है, कोरोना के दौर में बुरी जितनी बातें हुई, रिवर्स माइग्रेशन, हमारे लोगों की दुखद मृत्यु, संक्रमण, ये सब तो अपनी जगह है, वो हुआ है, सच है, सामने है, दुख है, तकलीफ है उसको लेकर। लेकिन अच्छी बातें भी हुई है ना, जलवायु परिवर्तन को लेकर, नदियों के पर्यावरण को लेकर, पहाड़ों के पर्यावरण को लेकर, जंगल को लेकर, ये सारी जो अच्छी बातें हुई हैं, जिसको आधुनिक विकास पिछले 30 साल से कुछ कर नहीं पा रहा था। लाखों लाख करोड़ की योजनाएं बनती थीं, चाहे गंगा सफाई की योजना बने, या ओजोन की छतरी को ठीक करने की योजना बने, या ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने का बने। विश्व के बड़े बड़े लोग बैठ रहे थे, सारी दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्ष मीटिंगें कर रहे थे जलवायु परिवर्तन को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। कोरोना के इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रकृति ने स्वयं उसका रास्ता निकाल दिया है। अब फिर से उसको उसी रूप में चलाना शायद मुझे लगता है कि हमारे इंतजामिया के लिए संभव नहीं है। और लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक समाज में आप सीधे सीधे किसी को बाध्य नहीं कर सकते थे कि आप यहाँ से शहरों से इंडस्ट्री लेकर जाइए। तो एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कोरोना के कारण कि अब हम कह रहे हैं कि हम उद्योग वहीं शुरू करेंगे जहां मजदूर हैं, और अब जो उद्योगकर्ता हैं, उद्यमी हैं, उनको वहां आना पड़ेगा। तो ये जो नया अवसर कोरोना के बाद पैदा हुआ है, इस अवसर को हम समग्र समाज के हित में कैसे उपयोग करेंगे, या हम फिर एक प्रच्छन्न निजी संपत्ति और पूंजी के पक्ष में छोड़ देंगे, इस दो में से फैसला लेना पड़ेगा। ये कोरोना काल के बाद के समाज में चुनौती होगी कि हम क्या करेंगे। मित्रों, वैचारिक बातें बहुत होती हैं, कुछ विकल्प पर बात होती नहीं है। हम छोटे प्राणी हैं, गांधी जी के विद्यार्थी हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको बुद्धि और विवेक के आधार पर जज करें, न्याय करें। मुझे बहुत साफ साफ लगता है कि हम लोगों को इस तरफ बढ़ना चाहिए कि क्या उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, दीक्षा, भाषा, हर स्तर पर हम समाज को सहभागी बनाने की कोई संरचना खड़ी करेंगे। सत्ता और संपत्ति को उस संरचना के अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें पूंजीवाद है, इसको इनकार करने की जरूरत नहीं है। बाजारवाद है, और ये बाजार जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा, इस तरह की तमाम विभिन्नताओं का मनुष्य को विभाजित करने में बेहतर उपयोग कर रहा है। ये टूल बन चुके हैं। इसलिए आने वाले समाज में, कोरोना के बाद के समाज में, हम कोई ऐसी राजनीति, हम कोई ऐसी अर्थनीति, हम कोई ऐसी राजनीतिक संरचना, आर्थिक संरचना खड़ी कर पाएंगे जो हमें स्वराज्य का एहसास दिला सके। स्वराज्य यानी अपने मन का राज्य, स्वदेशी मतलब अपने साधन, हुनर, कौशल के आधार पर विकास की योजना। तो मैं एक टूटा फूटा तंत्र आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन से आते हुए हमारे मजदूर भाई हैं, वो गांव में जो परंपरागत रोजगार थे उससे जो अलग थलग कर दिए गए हुनरबान लोग, वो
कुछ नौजवान आधुनिक पढ़ाई पढ़कर भी कौशलवान बने हैं, वो इन तमाम लोगों को लेकर क्या हम गांव आधारित किसी आर्थिक संरचना की कल्पना कर सकते हैं जिसमें हम ये कह सकें कि उस संरचना खड़ी होगी, उस संरचना में श्रम और जमीन के मालिक की भी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी। अगर हम खड़ा कर सके तो यही तो गांधी का ग्राम स्वराज्य था। खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जीवन के बुनियादी जरूरत की के आधार के लिए उद्योग, आवश्यकता बढ़ाने का उद्योग नहीं, बल्कि आवश्यकता जो बुनियादी आवश्यकता है उसकी पूर्ति का उद्योग, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में हो, खाने पीने के सामान के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो रोजमर्रे की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का उपयोग है, मोबाइल के क्षेत्र में हो, टेलीविजन के क्षेत्र में हो, ये सारी इकाइयां खड़ी की जा सकती हैं। और कोरोना काल में जो प्रकृति ने अपने को रीसेट किया है, हम उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आने वाले दुनिया में प्रकृति ने रीसेट किया अपने को, तो हम मनुष्य भी अब अपने को उनके साथ रीसेट करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि अगर सुधी नौजवान, कुछ समझदार भी, एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा आपके सामने कि सरकार जैसी है वैसी है, बाजार जैसा है वैसा है। हम सरकार की आलोचना भी करते रहेंगे, बाजार की आलोचना करते रहेंगे, वो लोकतंत्र के जिंदा होने का सबूत है। लेकिन हम अगर चरित्रवान नहीं बनेंगे, हम अगर कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनेंगे, हम अगर संकल्पवान नहीं बनेंगे, हम अगर संयम को नहीं अपनाएंगे, तो ग्राम स्वराज्य का सपना हो या गांव के सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण का सपना हो, वो पूरा नहीं हो सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं आने वाले समय में कि गांव की सत्ता गांव के हाथ, नगर की सत्ता नगर के हाथ, और सारे फैसले वहां लिए जाएंगे, योजनाएं वहां बनाई जाएंगी, और उसमें जो हमारे बाहर के पूंजीपति भाई आकर जुड़ना चाहते हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे मन में उनके लिए कोई असम्मान नहीं है, लेकिन हम उनको लाभ भी देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, शुभ लाभ देना चाहते हैं। आज जो विकास चल रहा है, आज जो सभ्यता चल रही है, वो अशुभ लाभ पर खड़ी है, अन्याय के लाभ पर खड़ी है, विकृति के लाभ पर खड़ी है, गंदगी के लाभ पर खड़ी है। उससे हम उनको भी बचाना चाहते हैं। और जिंदगी का वास्तविक अर्थ खाओ पियो मौज करो नहीं है, बल्कि एक नए अर्थ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो हमारी परंपरा में, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे भारत के चिंतन में रहा है, उसकी तरफ। और तब हम कह पाए थे अयं निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये जो हमारा उद्घोष था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसकी तरफ अगर हम संकल्प लेकर नहीं बढ़ेंगे और विग्रह से, वितंडावाद से बाहर नहीं निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कोरोना के बाद का जो समाज है उसकी चुनौतियों को ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे और हम मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना था। और इस तरह के माध्यमों पर इससे ज़्यादा बातें संभव हो नहीं सकती हैं। इस पर विस्तार से काम करने की ज़रूरत है, विस्तार से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारी व्यक्तिगत सेवा आप सब मित्रों के लिए उपलब्ध है। जब भी आप चाहें राय मशविरा कर सकते हैं। और नए भारत के संकल्प के साथ हम लोकल के लिए वोकल होना चाहते हैं, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए। हिंदुस्तान ने कभी दुनिया को हथियार का संदेश नहीं दिया है। दुनिया हिंदुस्तान से बम का संदेश नहीं मांग रही है। दुनिया को चाहिए आज विचार का बम जो भारत दे सकता है। और इसकी तैयारी अगर हम कर पाए तो हमको जाति, संप्रदाय, लिंग, इस तरह के तमाम भेदभावों पर हमलावर भी होना पड़ेगा, मुकाबला भी करना पड़ेगा और इसको अपने से निकालना भी पड़ेगा। ये अगर हम कर सके, हम अपने स्त्रियों को सम्मान दे सके, हम अपने श्रम को सम्मान दे सके, हम अपने गुणीजनों को सम्मान दे सके, हम अपने महाजनों को सम्मान दे सके, हम अपने दूसरे भाइयों को सम्मान दे सके, तो मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद का जो समाज बनने वाला है उसके दो फलक दिख रहे हैं।
एक फलक है, कार्य आनंद का स्रोत है और आनंद का फलक दिख रहा है। एक दूसरा फलक मुझे बाजार और सरकार की मजबूत गुलामी का दिख रहा है। फैसला हम सबको लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और आप सबसे पुनः निवेदन करते हैं कि राय मशविरे के लिए जीवन का बचा हुआ हिस्सा समर्पित है। आप सबको पुनः पुनः प्रणाम, धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय जगत। खत्म कर देना।